दोपहर। गर्मी की दोपहर का सन्नाटा गली में साए साए करता। जब अपनी ननिहाल में छुट्टियां बिताने आए हम तीनों भाई बहनों को मामा के 5 बच्चों के साथ दिन के 11 बजते दुमंजिला मकान की बैठक कहे जाने वाले नीचे के कमरे में लिटा दिया जाता। यह घर का सबसे बड़ा और ठंडा कमरा होता। बैठक के बगल वाले कमरे में, जिसे बुंदेलखंडी में पौर कहा जाता, अपनी को खरारी खाट पर किसी तरह अटाने की कोशिश करते हुए हमारे नाना लेटे रहते। गर्मी के दिनों में उनकी वेशभूषा ही कुछ ऐसी होती। वह इस मौसम में अपने शरीर पर एक पट्टेदार नड़ियल, किसी ढीले झोले के जैसा अंडरवियर के अलावा कोई और कपड़ा सहन नहीं कर पाते। बाहर से आने वालों को, पर हमें उनको इस रूप में देखने की आदत पड़ चुकी थी। घर की औरतें, जिसमें नानी, छोटी मौसी और इन दिनों में हमारी माँ और बड़ी मौसी भी शामिल होती, बखरी यानी कि आंगन के पीछे घर के आखिर में बने कमरे में आराम करती, जिसे वह मढ़ा कहती। मढ़े में हमेशा वर और मिट्टी की गेहूं की गंध आती रहती। मढ़े में धीरे धीरे होती बातें किसी भी तरह बखरी को पार करके बैठक या पौर तक नहीं, औरतों की बातें होती। बैठक के फर्श पर लेटे बच्चों के लिए बैठक की छत किसी सिनेमा के पर्दे की तरह होती। बैठक के दरवाजे की बारीक सी संधों से हल्की हल्की रोशनी छत के शहतीरों पर पड़ती। गली से भीतर आने वाले प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे हिलने लगते और बैठक की छत पर विचित्र सी आकृतियां बनने और बिगड़ने लगती, जिन्हें देखकर बच्चे अक्सर ही कानाफूसी करने लगते। एक कहता, बताओ कौन जा रहा है? दूसरा बनती बिगड़ती छाया को देखकर अंदाजा लगाता, कोई औरत है। जब तक पहला फिर बोल पड़ता, औरत नहीं, कोई झुकाकर लाठी है। तभी एक धीरे से उठकर अपनी एक आंख मीचता और पर बाहर आंखें चुराती तेज धूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता। गली के पत्थर, जिन्हें भट्टी के कोयलों की तरह गर्मी में तप रहे होते, चुपचाप आकर फिर अपनी जगह फिट हो जाता। पौर में लेटे नाना बैठक से आती बच्चों की खुसुर पुसुर सुनकर वहीं से सभी को एक साथ गरियाने लगते। बच्चे भी उनकी डांट सुनकर सांस साध लेते और उनके खर्राटों के शुरू होने का इंतजार करते। जैसे ही उनके खर्राटे सुनाई देते, बच्चे फिर शुरू हो जाते। कोई एक दबे पांव उठता और धीरे से बैठक का दरवाज़ा खोलकर गली में झांकता और फिर झट से दरवाज़ा बंद कर अपनी हंसी गले में दबाए दांत भींचे अपनी जगह आ लेटता। पहला पूछता, क्या देखा? कौन निकला था दरवाजे के सामने से? उठकर झांकने वाला कहता, ना आदमी था ना औरत, ना लाठी टेक कर चलने वाला कोई बूढ़ा। दूसरा पूछता, तब फिर कौन? झांकने वाला बहुत इतराते हुए धीरे से दूसरे के कान में कहता, कोई नहीं था, दद्दू की मरखनी गाय थी। इस तरह की बेमतलब बातें लगभग रोज ही होती और सबके सब ऐसी ही किसी बेमतलब बात पर खीखी करके हंस पड़ते। नाना फिर झुंझलाकर एक भद्दी सी गाली देते। सब चुप हो जाते। दोपहर का सन्नाटा धीरे धीरे और बढ़ जाता। गली की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती। दरवाजे की संधों में से भीतर आती रोशनी की लकीरें भी हिलना डुलना बंद कर देती। बच्चे धीरे धीरे झूलने लगते। पौर में नाना जी के खर्राटे निरंतर गूंजते रहते। नाना जी के इन खर्राटों की लय टूटती। दोपहर बीतने से जरा सी देर पहले गली के छोर से आती एक बड़ी ही विचित्र कर्कश और दर्द भरी आवाज़ से, यह आवाज़ गली के उस सिरे से आती जो सिरा गांव के बाजार वाले चौड़े रास्ते पर खुलता। इस आवाज़ से
अलसाया हुआ बाजार भी धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेता हुआ शाम की दुकानदारी के लिए तैयार होने लगता। उस आवाज में कुछ ऐसी बात थी जिससे वह सुनने वाले की स्मृति में सदा के लिए घर कर लेती। वह आवाज इतने दिनों बाद भी मेरी स्मृति में बसी हुई है। मैं आज भी उसे सुन सकता हूँ। वह मन में दया, करुणा और विरक्ति के भाव पैदा करती। उसे सुनकर कुछ लोग आपस में उसके पीछे छुपी दर्द भरी समय के साथ पुराने पड़ते जाते लगते। उस आवाज को सुनकर बैठक में सोए बच्चे आंखें मलते हुए एक एक करके पौर में आ जाते। नाना भी अपने जनेऊ से पीठ खुजलाते हुए उठ बैठते। भीतर आंगन पार करके मढ़ा में सोती औरतें तब जोर जोर से थी। बखरी के कोने में बने चौके से पीतल की टंकी वाले स्टोव में हवा भरे जाने की आवाज आने लगती। शाम की चाय हमेशा स्टोव पर बनती, पर चूल्हे पर बनता। स्टोव पर सिकी रोटी में नाना को मिट्टी के तेल की गंध आती, इसलिए स्टोव केवल चाय के लिए ही प्रयोग होता। चाय बनकर बैठक में आते आते गली में धूप थोड़ी धीमी होकर दीवारों से ऊपर खिसकने लगती, लेकिन लू की झार आंखों में लगनी बंद नहीं होती। बच्चे भीतर बखरी में बनी हौदी से पानी लाकर बाहर चबूतरे पर छिड़कने लगते। तपती जमीन पर पानी के पड़ते ही उमस का भपका हवा में तैरने लगता। हवा में उठती भाप के थोड़े कम होते ही नाना अपनी कुर्सी बाहर निकालकर चबूतरे पर बैठ जाते। वह हर बात से ऊबे हुए लगते। वह नंगे पांव गली में बकरियों के झुंड को हाँकते हुए बच्चों को बड़े ध्यान से देख उन बच्चों को देने वाली ततूरी से पलट पलट जाता। अपने आप ही लाती घर बकरी में बंधे बछड़े अपनी माओं से छोड़कर रंभाने लगते। ऐसे में दोपहर का सन्नाटा कहीं बिला जाता और चारों ओर एक अजीब सा कोलाहल तारी हो जाता। पर ऐसे में सारी आवाजों पर हावी होती चली जाती वह आवाज जो गली के बाजार में खुलने वाले छोर से आ रही होती। नानी किसी बच्चे के हाथ बासी बची रोटियां बाहर भेज देती। बच्चे रोटियां हाथ में लिए उस आवाज के और पास आने का इंतजार करते। आवाज जैसे जैसे बाजार को पीछे छोड़कर गली में आती, उसका तीखापन और चुभन और बढ़ जाती। आवाज के पास आने पर लगता कि वह जिस गले से आ रही है वह ना तो गा रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है, बल्कि कुछ अधूरे वाक्य, कुछ टूटे फूटे शब्द गले की अतल गहराई से रोते हुए किसी कागज में से पढ़ रहा है। आवाज धीरे धीरे घर के पास साल के मझोली कद के आदमी के भर्राए गले से निकली हुई होती थी। उस धूप में काली पड़ी देह पर एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं होता। वह गली के तपते पत्थरों पर पांव रखते हुए ऐसे चलता जैसे जानकर उनका ताप, उनकी गर्मी सोख लेना चाहता हो। हाथों में एक खोखला बांस और आंखों में एक उजाड़ बार बार लोगों को उसकी ओर देखने पर विवश करता। आवाज के थम जाने पर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि यह आवाज इसी जर्जर हो चुकी देह से फूट रही है। वह हर घर के आगे खड़ा होकर अपने खोखले बांस के ऊपरी हिस्से से एक गुड़ी मुड़ी धूसर सा उसे बहुत इत्मीनान से खोलकर फैलाता और फिर उसे पढ़ना शुरू करता। ऐसा करते हुए उसके गले की नसें ऐसे फूलती जैसे वे अभी फट पड़ेंगी। बच्चे बड़े ध्यान से उसका पाठ सुनते तो बड़े भी, पर वे बच्चों को यह जताते कि इस सब पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू करता। मैं B.R. बढ़ेल
ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर अन्न जल की शपथ लेकर आपके सामने अपनी बात कहना चाहता हूँ। मुझे आँखों से अंधा बना करके, कानों से बहरा बना करके, मेरे दिल दिमाग को कुंठित कर उस पर ताला लगा करके, मुझसे जाली कागज़ों पर दस्तखत करवा करके, झूठे गबन के केस में फंसा करके, मेरे मुंह पर कालिख लगा करके मुझे अंधे कुएं में धकेला गया है। मुझे अंधे कुएं में धकेला गया है। इसके बाद चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा जाता। कुछ लोग उसकी हथेली पर कुछ पैसे रख देते, कुछ घरों से निकलकर उसको रोटी या खाने की कोई चीज़ पकड़ा देते, पर वह इस सब पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वह किसी के कुछ देने या ना देने का इंतज़ार भी नहीं करता। कागज को घड़ी करता और खोखले बांस के ऊपरी सिरे पर बने छेद में उसे खोस देता। बच्चे उसके हाथ पर रोटी रख देते और वह बांस को गली के पत्थरों पर टेकता आगे बढ़ जाता। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली जाती। उसकी आवाज़ पार करके घर के सामने खाली पड़े मैदान में उछल कूद करने लगते। थोड़ी कम होने पर लोग घरों से निकलकर बाजार की ओर जाने लगते। गली में आवाजाही बढ़ जाती। कुछ लोग आकर नाना के पास चबूतरे पर बैठ जाते। आवाज़ नेपथ्य में डूबती चली जाती। उसका गली से गुजर जाना किसी दुख का बीत जाना होता। सूरज घर के सामने के मैदान के दूसरे छोर पर मंदिर के भग्न अवशेषों के बीच छुपने लगता। भीतर ढिबरी, लालटेन और हंडे जलाने की तैयारियां होने लगती। उनके जलते जलते मंदिर के भग्न अवशेष पूरी तरह सूरज को लील लेते, तैयारी में लग जाती। उन सभी के लिए यह बहुत व्यस्त समय होता। अगर चूल्हे चौके के काम से कोई दूर रहता हमारे घर में तो वह पीछे के मढ़े की छत पर चारपाई बिछाकर टांगें पसार कर बैठ जाती। आस पड़ोस की कुछ औरतें भी उनकी चारपाई के आसपास आ बैठतीं। शाम होते ही बड़ी मौसी का जी घबराने लगता। उन्हें बिना बत्ती के रहने की आदत और यहाँ गांव में शाम के 4 बजते ही बत्ती चली जाती और फिर रात को ठाकुर की बयारी, प्रसाद और आरती के बाद ही आती। मौसी अपने आसपास बैठी औरतों को बताती कि उनके बंगले में हर कमरे की खिड़की पर खस की टटी, सुबह से शाम तक उन टटियों को पानी से तर रखने का काम करते हैं। गर्मियों में कमरों की छत पर लटके पंखे तो पूरी गर्मी 24 घंटे चलते हैं। हर कमरे में ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी होती है। वह यह भी बताती कि ढिबरी, लालटेन, हंडे या वजहों से उनके पति या नहीं भेजते। इस बार भी यदि नाना की तबीयत खराब ना हुई होती, मौसा जी को तो यहाँ अपने हुए वह रात दिन व्यस्त रहते हैं। सरकारी नौकरी है और वह भी सिविल इंजीनियर की। पिछले 3 साल से नहर के काम ने जान ले ली है। यहाँ तक कि अपनी बड़की बिट्टी के लिए रिश्ता देखने तक नहीं जा पा रहे हैं। लड़के वाले पिछले 1.5 साल से तैयार बैठे हैं। वह बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि वह कहते हैं कि भाई घर द्वार बिना आंख से देखे हम अपनी बिट्टी को नहीं देंगे। जब 10 लाख नगद, गाड़ी घोड़ा, दान दहेज के देने को तैयार हैं तो फिर घर भी ऐसा देखेंगे कि बिट्टी को कोई तकलीफ ना हो। मौसी की बात मुंह बाय सुनती रहती। शायद मन ही मन सोचती हों कि 10 लाख में कितनी बिंदियां लगती हैं, उससे कितने किसानों का कर्जा चुकाया जा सकता है। पर इस सब से बेखबर मौसी अपनी बात आगे बढ़ाती। अब बिटिया सयानी हो गई, पर उन्होंने अपने हाथ से आज तक
एक गिलास पानी भरकर नहीं पिया। अब इसीलिए तो उनके पापा उन्हें यहाँ उनके ननिहाल भी नहीं भेजते। रात के खाने का इंतजार करते बच्चे भी बड़ी मौसी की बातें बहुत ध्यान से सुनते। रात के खाने का इंतजार करते बच्चे बड़ी मौसी की बातें बहुत ध्यान से सुनते। पिताजी याद आने लगते। भर ऑफिस में सिर खपाने के बाद शाम को साइकिल के कैरियर पर आटे का कनस्तर लाद कर आटा पिसाने जाते, पर उस समय हम अपने पिताजी को भूलकर मौसी की बातों पर ध्यान लगाते। उनकी बातें सुनते सुनते हम उनके बंगले की खिड़कियों पर लगी पानी से तर खस की टटियों की खुशबू के बारे में सोचने लगते, और अंततः मौसी की बातें सुनकर हम सब मन ही मन इस बात को सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं और मौसाजी तो इस जगत के श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। हम जैसे व्यक्ति के लिए यह जगह रहने लायक नहीं है। कारण? अब इसका कोई ठोस कारण नहीं है तो नहीं है। शायद बड़ी मौसी को ऐसा लगता है, इसलिए यही सबसे बड़ा कारण। इस तरह की कुछ ना कुछ बात लगभग रोज ही सुनाती और तैयार हो जाता। बड़ी मौसी की ऐसी ही गौरव गाथा के दौरान उस रोज मौसी ने मौसाजी के नए ना शुरू ही किया था कि जैसे गजब ही हो गया। नाना आज जल्दी ही अपनी कुर्सी छोड़कर बखरी में आकर खड़े हो गए और उन्होंने बुलाने को आवाज लगा दी। वह नानी को बुलाने के लिए आवाज आती थी कि कब वह हमारी माँ का नाम लेकर और कब माँ का नाम लेकर नानी को। पर इस बार नानी से पहले माँ बखरी में हाजिर हुई और उनके पीछे नानी भी चली आईं। नाना की आवाज में कुछ अनिश्चय था, जिससे वह दोनों समझ नहीं पाई थी कि किसको बुलाया गया था। माँ की तरफ देखते हुए नानी को लक्ष्य करके कहा, तुम्हारे बड़े जीजाजू कल तुम्हारी जिज्जी को लेवाने खुद हैं। पास के ही गांव में उनका दौरा है, वहां से फारिग होकर दोपहर बाद तक यहाँ पहुंचेंगे। माँ के जीजाजू मतलब मौसाजी, बड़ी मौसी के पति यानी घर के बड़े दामाद, इस समय चीफ इंजीनियर यानी नहर परियोजना के इंचार्ज, यानी साथ में एक ड्राइवर, एक चपरासी, एक नाना की बात सुनकर नानी का जैसे मुंह सूख गया। उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। नानी ने बिना कुछ कहे अपनी धोती के पल्लू से पसीना पोंछा और वापस रसोई में चली गई। माँ जलघरा में पानी का इंतजाम देखने लगी। जलघरे के बाहर पीने के पानी के रखने की जगह यानी घिनौची पर रखी कसेड़िया, बाल्टी, कलसा आदि खाली करवाकर मातिन से मंजवाने लगी। नाना अपनी बंडी की जेब से पैसे टटोलते हुए बाहर निकालकर बाजार की ओर चले गए। बिना कुछ कहे घर में चुप, सतर्क और सन्नाटे में। बच्चों पर इस सूचना का रात में मिलने वाली दूध रोटी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। उस समय तक शादी नहीं हुई थी। उन्होंने की तरह सभी बच्चों आकर एक सूचना जारी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह था कि कल का दिन बहुत भी की जाएगी। सुबह से जल्दी ही नहा और मढ़े में जहां घर की औरतें आराम करती हैं, वहीं बिना चूं चपड़ किए आराम करेंगे। अर्थात वह बैठक जिस पर दोपहरी में बच्चों का ही एक अधिकार रहता था, सुबह से ही साफ करवाकर मौसाजी के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। उस रात मामा जी भी जल्दी ही आ गए थे। उस रात मामा जी भी जल्दी ही घर लौट आए थे। उन्हें मौसाजी के आगमन की सूचना रास्ते में ही मिल गई थी। वह घर से कुछ कह सुनकर पड़ोस के त्रिपाठी जी के घर से सोफा उठवाने चले गए थे। गली में मेहमान किसी के भी घर आए पर सोफा त्रिपाठी जी का ही इस्तेमाल होता था। खैर,
उस दिन रात होते होते मौसा जी इंतजाम किए जा सकते थे कर कराकर सभी लोग निश्चिंत दिखने का स्वांग करते हुए अपनी अपनी जगहों पर सो गए। बड़ी मौसी इस सब गहमा गहमी में अलग किसी पर्यवेक्षक की तरह बैठी सारा इंतजाम देखती रहीं। दूसरे दिन सूरज सांस साधे हुए घर की मुड़ेर पर धीरे से निकला। बच्चे दोपहर होते होते खा पीकर पीछे के कमरे यानी कि मड़हे में लेट गए। घर की औरतों ने उस दिन अपना विश्राम करना स्थगित ही रखा। दोपहर के सन्नाटे में बैठक अपने खास मेहमान का इंतजार करने लगी। बड़े दिनों के बाद नाना ने सफ़ेद सूती धोती और खादी का बादामी कुर्ता पहना। मामा भी बाहर के काम निपटाकर जल्दी ही घर लौट आए। नाना मौसा जी के इंतजार में पौर में कुर्सी पर बैठकर सारी दोपहरी ऊँघते रहे। उस दिन दोपहर का सन्नाटा बाजार से उठती उस आवाज़ से नहीं टूटा जिससे वह कई दिनों से उस आवाज के गली में तिरने से पहले ही जीप की घरघराहट सुनाई देने लगी। यह मानकर कि इस गली में जीप से आने वाला मौसाजी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, करते हुए पौर से निकलकर चबूतरे पर खड़े हो गए। मामा जी भी हुए बाहर निकले। जीप के घर के सामने रुकते ही उसका पिछला गेट खोलकर उतरने वाले एक आदमी ने ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे मौसाजी के उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। वह शायद उनका चपरासी रहा होगा। मामा कुछ अचकचाते हुए नंगे पांव ही गली के गर्म पत्थरों पर उतर गए। रात के अंधियार की छाया लिए थोड़े गहरे नीले रंग सूट, बाटा कंपनी के चमचमाते काली फ्रेम का धूप छांव वाला चश्मा पहने, सांवले चेहरे पर रौबीली मुस्कान सजाए मौसा जी जीप से उतरे। उनकी मुस्कान में वहां की धरती को धन्य करने के भाव निहित थे। उन्होंने चारों ओर ऐसे दृष्टि दौड़ाई जैसे यहां भी वह मुआयना करने के लिए ही आए हों। अब उनकी मुस्कान चेहरे के रौब में दब गई थी। उनके चेहरे के रौब में दब गई थी। उनके चेहरे को अभी इस जगह को रिजेक्ट करके चल देंगे। मामा उनके हाथ धुलाने में पानी लेकर चबूतरे पर खड़े हो गए। पौर में खड़ी थी। मौसा जी ने मामा की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, दुनिया बदल, पर यहां वही बाबा आदम के जमाने का इंतजाम चला आ रहा है। मैं तो इसीलिए साइट ऑफिस से ही फ्रेश होकर चला था। यार, बाथरूम छोड़ो, यहाँ एक तरफ एक वॉश बेसिन ही लगवा लो हाथ वाथ धोने के लिए। मामा पानी का लोटा हाथ में लिए खड़े रह गए। मौसा जी पौर से होते हुए बैठक में त्रिपाठी जी के यहाँ से मांग कर लाए गए तांत के बने सोफे पर जा बैठे। नाना जी ने अपने दामाद के आगे हाथ जोड़े। मौसा जी ने उन्हें कृतार्थ करने के अंदाज में एक हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। बारी बारी से सभी ने मौसा जी के पैर छुए। इतनी देर में मां और छोटी मौसी ने मौसा जी के सामने पड़ी छोटी टेबल पर कई छोटी बड़ी तस्तरियों में नाश्ता लगा दिया। हम बच्चों में उम्र में सबसे बड़ी ट्रे में चाय ले आईं। मौसा जी ने टेबल पर रखी तस्तरियों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, यह सब कहाँ खाता हूँ मैं? फ्राइड राइड आजकल सब बंद है, केवल बॉइल्ड ही खाता हूँ। मौसा जी के मुंह में भरा पान ओंठों पर चमकने लगा था। उन्होंने माँ की ओर देखते हुए कहा, बस चाय पीऊँगा, अपनी जिज्जी से कहो फटाफट तैयार हो जाएं। माँ ने थोड़ा डरते हुए उन पर अधिकार जताने की कोशिश करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लीजिए, इतना सब कुछ बनाया है आपके लिए, सुबह से लगी हैं हम सब, और इसके बाद खाना भी खाना पड़ेगा। माँ की मनुहार को मौसा जी ने अपने एक सपाट वाक्य से धराशायी कर दिया। बस चाय और कुछ नहीं। वह फिर अपने साथ आए पौर में बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए बोले, इन लोगों को खिलाइए, इन्होंने नाश्ता नहीं किया। माँ पर चुप ही रहीं। कोई बच्चा भागकर बड़ी मौसी से भी जल्दी से तैयार हो जाने की बात कह आया। अब तक मौसा जी का मुंह पान की पीक से भर चुका था। उनके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कुराहट से ओंठ
फैल गए थे। लगता था उनके मुंह में खून लगा है, जिसकी वजह से वह कुछ और खा पी नहीं सकते। पेट बहुत भरा है। चाय उनके सामने थी, जिसे पीने के लिए मुंह में भरी पान की पीक को थूका जाना जरूरी था। मौसा जी की आवभगत में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि रोज दोपहर बीतने की खबर लाने वाली दर्द भरी आवाज घर के बहुत पास आ चुकी थी। उसने अपना खोखला बांस घर के सामने गली के पत्थरों पर टेक कर अपना पर्चा निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज की वेदना आज किसी के मन को भेद नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सब मौसा जी पर था। मौसा जी पान की पीक थूकने के लिए पौर में से होते हुए बाहर चबूतरे पर आ गए। उनके पीछे पानी का लोटा हाथ में लिए मामा जी भी बाहर आ गए। अब तक बड़ी मौसी भी तैयार होकर पौर में आ गईं और मौसा जी के साथ आए लोगों से उनका हालचाल पूछने लगीं। बाहर मौसा जी ने चबूतरे के बाईं ओर पुच्छ से पान की पीक पिचक दी। मैं चबूतरे के दूसरे कोने में खड़ा मौसा जी, तभी अचानक आवाज पहली बार में ही रुक। मौसा मामा के हाथ से लेकर करने लगे। कुल्ला करने के लिए मुंह में लिया हुआ पानी मौसा जी बाहर निकाल पाते कि वहां कुछ ऐसा घटा कि लगा धरती डोल गई है। दो चुकने के बाद भी तेज, फिर भी पल भर को ऐसा लगा जैसे वहां आज दर्द से भरी उस आवाज में कांटे निकल आए थे। भिखारी, पागल, असहाय, सालों से अपनी आप बीती एक कागज में से पढ़कर सुनाने और घर घर जाकर अपनी बेगुनाही की बात कहने वाले, जर्जर हो चुकी औसत कदकाठी के अपना नाम बीआर बढ़ेल बताने वाले ने अपना खोखला बांस कुल्ला करने के लिए मुंह आसमान में उठाए चबूतरे पर खड़े मौसा जी के माथे पर दे मारा। उनके मुंह में भरा पानी कुछ इस तरह से बाहर निकला, लगा मुंह में खून बाहर निकला हो। एक पतली के माथे से निकलकर उनके धूप छांव के चश्मे बहती हुई उनकी नाक के नीचे उतरती चली गई। लोटा हाथ से छूटकर गली में लुढ़क गया। मामा जी चबूतरे से कूदकर कुछ कर पाते कि खोखला बांस एक बार फिर घूमा और मौसा जी के पैरों से टकरा। जी जमीन पर भरभरा गिर गए। घूम पाता उससे पहले मामा जी ने दोनों हाथों से पकड़ ने आगे बढ़कर अब भी बांस का एक से थाम उड़ाने की कोशिश करने वाले बीआर बढ़ेल को लातों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। वह कागज जिसे पढ़कर बीआर बढ़ेल अपनी कहानी सुनाता था, गली के उस छोर की ओर उड़ गया जो बाजार की ओर खुलता था। बाजार की तरफ से कुछ दुकानदार, कुछ पल्लेदार अचानक शुरू हुए इस तमाशे को देखने के लिए भागे आ रहे थे। गली में उड़ता बीआर बढ़ेल का वह लिखित बयान, वह धूसर सा कागज शायद उनके पैरों के नीचे कहीं कुचल गया। बड़ी मौसी अपनी साड़ी के पल्लू से रोकने की कोशिश मौसा जी को अब भी पीट रहा था। नाना जी गली में उतरकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वह कह रहे थे, इसको छोड़ो, पहले इंजीनियर साहब को अस्पताल ले चलो। बच्चे छोटी मौसी पौर के दरवाजे पर खड़े यह सब आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी मैंने देखा कि जमीन जिन पर लगातार रहे थे वह किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर रहे थे। वह मौसा जी के माथे से बह आए खून से सने हुए उनके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक लंबे समय आए शून्य में एक विकृत हंसी। नाना जी लहूलुहान मौसा जी को जीप में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर बीआर बढ़ेल को खूब पीट चुकने के बाद विजयी भाव से हाथ झाड़ता हुआ जीप स्टार्ट करने लगा।
बड़ी मौसी भी रोती बिलखती मौसा जी के साथ जीप में बैठ गईं। मौसा जी को गांव से 8-9 मील दूर बने ले जाया गया। धीरे धीरे मजमा छटने लगा। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों की ओर लौटते हुए कह रहे थे कि वह पागल होने का नाटक कर रहा था, वह अपना बदला लेना चाहता था। आज उसका बदला पूरा हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि वह आज से कई साल पहले मौसा जी के विभाग में ही काम करता था। किसी ने किसी के कान में फुसफुसा कर कहा था कि मौसा जी ने ही उसे झूठे गबन के आरोप में फंसाया था। एक गली से गुजरने वाला राहगीर नानी को बता रहा था कि वह पागल बड़ी देर से जीप पर लिखा था। नानी कह रही थी कि पाहुने पंचांग देखे बगैर विदा कराने आए थे, इसलिए यह सब हुआ। आज दिशाशूल लगा है, यह मुहूर्त बिल्कुल शुभ नहीं था। मामी कह रही थीं आज के दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ होता है और उनके अनुसार आज मौसा जी ने नीले सफारी सूट पहनने के कारण यह घटना घटी थी और उनकी सप्ताह के दिनों के अनुसार ही कपड़े पहनने वाली बात आज सिद्ध हो। बढ़ेल को कुछ लोग पकड़कर पुलिस चौकी ले गए थे। उस रात मरहम पट्टी कराकर लौटे मौसा जी को पहली बार उस गांव में रुकना पड़ा था। जब मौसा जी से पुलिस चौकी चलने की बात की गई तो उन्होंने कहा था कि अरे वो पागल है, उसके चक्कर में हम शरीफ आदमी कहाँ थाना कचहरी करते फिरेंगे। उन्होंने रात में वापस लौटते अपने मातहतों से यह भी कहा था कि वह आदमी पागल है और उसके इस गांव में रहने से हम बच्चों को खतरा हो सकता है। सवेरे ही मौसा जी को लाने के लिए एक बड़ी सफ़ेद रंग की एम्बेसडर गाड़ी आई थी। उसमें ड्राइवर के साथ 2 पुलिस वाले भी थे जिनके पास बंदूकें भी थीं। दोपहर होते होते मौसा जी बड़ी मौसी को लेकर चले गए थे। उस दोपहर बैठक में लेटे हुए किसी बच्चे को नींद नहीं आई थी। सब दोपहर ढलने का इंतजार कर रहे थे, पर उस रोज़ छोटी मौसी के शाम की चाय बनाकर ले आने तक भी गली में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। और उसी शाम नाना जी के साथ बाजार से कुछ सौदा खरीद कर लाते समय मुझे वह कागज़ मिल गया था जिस पर B.R. बढ़ेल का वह बयान लिखा था जिसे वह गली गली जाकर पढ़ा करते थे। बहुत दिनों तक मैंने वह कागज़ संभाल के रखा, फिर वह न जाने कहाँ खो गया, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। वह आज भी मेरी स्मृति में जस का तस है। जो बूढ़े हो चुके मौसी को या धनी मानी घरानों में ब्याही जा चुकी उनकी बेटियों को देखते ही मेरे कान में गूंजने लगता है। B.R. बढ़ेल का वह बयान आज भी मेरे कान में गूंजने लगता है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी कहानी दोपहर। और जैसा कि मैंने कहा कि ये